ये 2015 का आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है एंड मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं बचा था कि मैं सारे क्वेश्चंस को टाइप कर पाऊँ, तो मैंने जो है ओरिजिनल पेपर्स में ही कुछ क्वेश्चंस को, कुछ मतलब सारे आंसर्स को टिक कर दिए हैं ताकि मैं इसी से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ एंड जो है आप इसी से पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो है आपका अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उस समय जो है सेक्शन वाइज आपके क्वेश्चंस पूछता था। तो एक सेक्शन में आपका अकाउंटेंसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता था, एक सेक्शन में इकोनॉमिक्स और मनी एंड बैंकिंग होता था, एक सेक्शन आपका मैथ्स का होता था, एक सेक्शन जीके और करंट इकोनॉमिक अफेयर्स का होता था। तो जीके एंड करंट इकोनॉमिक अफेयर्स हमें नहीं पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो करंट इकोनॉमिक अफेयर्स भी आपके बहुत पुराने हो चुके हैं जिसका अभी कोई भी यूज नहीं है। एंड एक सेक्शन आपका लैंग्वेज पेपर का होता था, इंग्लिश या फिर हिंदी का होता था, ठीक है। तो इंग्लिश हिंदी तो हट ही चुका है एंड साथ में जो है आपको करंट अफेयर्स और जीके भी नहीं पढ़ना है। तो हम जो है सिर्फ 3 सेक्शंस मींस 90 क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद सेक्शन 1 दैट इज अकाउंटेंसी एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल एंट्री सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले कहाँ आया? इटली में आया। तो ये ध्यान रखोगे, इटली में आया डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहली बार। नेक्स्ट, the policy of anticipate no profit and provide for all possible losses arise due to convention of। तो प्रॉफिट के लिए अलग से प्रोविजन नहीं बनाना है लेकिन लॉस को जो है पहले से आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका कंजर्वेटिज्म की वजह से है, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें से कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है? ऑप्शन देख लो आप। कॉस्ट ऑफ एनुअल एडवर्टीजमेंट, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ अ डिलीवरी वैन, ठीक है, तो डिलीवरी वैन जो ही आपका असेट है ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बाकी रॉ मेटेरियल, मशीन ऑयल, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्वेश्चन नंबर 4, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज प्रिपेयर्ड बाय। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन जनरली आप क्या लिखते हो? एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप इस इक्वेशन को कहीं पे भी लिख लो एंड इससे जो है आप कन्वर्ट करके टैली करके देख लो। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 ये आपका करेक्ट होगा, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू असेट्स माइनस कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 6, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज टू असरटेन। लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आंसर इज पॉइंट नंबर 4, ठीक है, नेट इफेक्ट ऑफ ऑल द सिमिलर नेचर ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन 7, इफ अ ट्रायल बैलेंस डज नॉट अग्री देन अकाउंटेंट ओपन्स। अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो अकाउंटेंट सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। क्वेश्चन 8, बैलेंस शीट अलाउज, सॉरी बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या दिखाती? फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। क्वेश्चन 9, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर शोन एज। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कैसे दिखाते हैं? हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, वो लाइबिलिटी होती है हमारी। क्वेश्चन 10, डेप्रीशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। देखो वैल्यूएशन देखते ही आप ऑप्शन 1 लगा के आ जाओगे, जो गलत होगा। वैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों होता है। क्वेश्चन 11, एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल असेट इज। इनटेंजिबल असेट तो आप जानते हो, गुडविल। क्वेश्चन 12, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करना। नेक्स्ट, लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज। सोल ट्रेडर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर इज वन हु। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अपना नाम यूज करने देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, दैट अलाउज द यूज ऑफ हिज नेम। क्वेश्चन 15, इन अ कंपनी रिस्क इज बोर्न बाय। कंपनी में रिस्क कौन उठाता है? शेयर होल्डर। 16, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट आर आइदर मिनिस्ट्रियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों ही होती है। क्वेश्चन 17, द बेसिक आइडिया ऑन विच कोऑपरेटिव सोसाइटी इज फॉर्म्ड इज नोन एज वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। 18, मिनट्स इंडिकेट, ये जो है प्रोसीडिंग्स ऑफ अ मीटिंग होती है कि मीटिंग में जो है हम क्या क्या बातें, क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कि मीटिंग का जो प्रोसीडिंग्स होता है वो मिनट कहलाता है। जो भी मतलब कार्रवाई की गई है उस समय वो सारी आपकी मिनट्स में आती है।
नेक्स्ट, व्हेन टू और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज गो इनटू लिक्विडेशन एंड अ न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर देयर बिजनेस, ठीक है, दो कंपनी खत्म, एक नई कंपनी बन गई, मीन्स अमालगमेशन. Which of the following accounting standard is related to fixed assets? AS10. Which of the following is a capital expenditure? Capital expenditure कौन सा है? Cost of formation of a new company. Interest on drawings, ये क्या होता है? Gain होता है business के लिए. Depreciation on fixed asset is an example of revenue expenditure. 24. The book containing a chronological record of transaction is called journal. Question 25. In case of hire purchase, asset account is debited with cash price. 26. In case of installment system, total interest receivable by the seller is credited to interest suspense account. The drawer of a bill of exchange is a creditor. The financial position of a business is ascertained by preparing balance sheet. AS26. It is related to intangible assets. Which of the following is debited to trading account? Wages and salaries. बाकी सब आपका PL अकाउंट का पार्ट है. अब जो है हम इकोनॉमिक्स एंड मनी एंड बैंकिंग के पोर्शन पे हैं. Who defined economics as an inquiry into the nature and causes of wealth of nation? Adam Smith. What is the name of book written by Alfred Marshall? Principle of Economics. तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार पूछ ले. Human wants are unlimited, while means to satisfy them are scarce. Which one of the following is not correct in respect of economic law? ठीक है, इकोनॉमिक लॉज आर नॉट सब्जेक्ट टू चेंज, ये गलत बात है. उसमें भी हम लिखते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट मींस दे आर सब्जेक्ट टू चेंज. द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो प्राइस है. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, एज प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एट पॉइंट वेयर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी. ये तो एकदम रट गया होगा आपको अभी तक. Next, the development of monetary system was initially introduced with this money. ठीक है, जो monetary system था वो commodity money से introduce किया गया था, start हुआ था. Who gave the definition of money? Money is what money does. Hartley Withers. तो ये बिल्कुल याद कर लो, हो सकता है इस बार पूछ ले. Question 40. Which monetary standard is in practice in India? तो हमारे यहाँ पेपर करेंसी स्टैंडर्ड चलता है. In which country the paper money was circulated for the first time? China में. Minimum reserve system of note issue was adopted in India in the year 1956. ये year आप याद रखना important है. Who gave the credit money based equation of quantity theory of money? Irving Fisher. ये भी important question है. ठीक है, quantity theory of money, Irving Fisher. Which money is most economical in terms of its cost? Paper money. सस्ता होता है. ठीक है. When the general price level increases at a very fast speed, then this type of inflation is called, ठीक है, बहुत fast speed पे increase कर रहा है means running inflation. As a consequence of deflation, the producers को जो है घाटा हो जाता है, adversely affect हो जाते हैं वो. Question 47. For the first time in India, the rupee was devalued in the year. रूपी जो है कब devalue किया गया था? 1949 में first time. Who regulate the monetary and banking system in India? RBI रेगुलेट करता है. सेंट्रल बैंक लिखा होगा तब वो भी आंसर होगा, लेकिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मत लगा के आ जाना, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका एक कमर्शियल बैंक है. 49. The International Bank for Reconstruction and Development, the World Bank, was established in the year. वर्ल्ड बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1945 में. ईयर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which one of the following institution provide finance for export and import? Exim Bank. According to New Banking Companies Act, the nationalized bank can issue this much equity capital to the public. 49% जो है issue कर सकती public को. The basic problem of most of the commercial bank in India is related to increasing NPAs. NPA क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग असेट्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे ज्यादा खतरा जो है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है किसी भी बैंक को बढ़ते हुए एनपीए से होती है. द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन 2 अक्टूबर 1975. आरआरबी कब आया था? गांधी जी के बर्थडे के दिन 2 अक्टूबर. कब? 1975 में.
विच वॉज द फर्स्ट बैंक स्टार्टिंग द सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया? मर्चेंट बैंकिंग जो है SBI स्टार्ट किया था. हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? SEBI. A promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking to pay a certain amount and signed by the promissory note पे साइन किसका होता है? मेकर का साइन होता है. The main purpose of crossing a check is that the payment of check will be made by the bank. ठीक है, क्रॉस करने का मतलब होता है कि कस्टमर के अकाउंट में ही पैसे जाएंगे, उसी कस्टमर को ही मिलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है आपका टू द कंसर्न कस्टमर. इसमें से कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है? तो आपका आंसर क्या है? BOI, बैंक ऑफ इंडिया. द हेड ऑफिस ऑफ RBI, हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में. द मेन फंक्शन ऑफ SEBI इज टू रेगुलेट एंड कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो SEBI क्या करेगा? स्टॉक एक्सचेंज के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द मैथ सेक्शन. मैंने जो है कोशिश की है कि मैं इसी में जो है सॉल्व कर दूं. मैंने बहुत शॉर्ट में सॉल्व किया है यहाँ पर, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रही थी, ये एडिट नहीं हो पाता PDF. तो मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको आंसर किसी तरीके से प्रोवाइड कर दूं यहाँ पर. अगर स्टिल आपको कोई भी डाउट होगा तो वो मुझसे जो है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हो. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स, वैल्यू ऑफ x. ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है. तो यहाँ पर आप देखो, आपको करना क्या है, इस 30 को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 1.3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन रिप्लेस इन बोथ द क्वेश्चन मार्क्स. तो ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे मैंने a मान लिया, यहाँ मैंने a मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ a स्क्वायर हो गया. ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 192. 3 इंटू 192 करके उसका रूट ले लो, आपकी a की वैल्यू आ जाएगी. नेक्स्ट, द अमाउंट हैव अ रेशियो 5:3. फर्स्ट वन की अमाउंट 20 है, तो दूसरी की कितनी होगी? तो आप देखो, जैसे मैंने फर्स्ट वन में क्या किया है, फर्स्ट वन अगर 5 जो है आपका 20 के बराबर है तो सीधी सी बात 5 इंटू 4 20 होगा. वैसे ही मैंने 3 इंटू 4 कर दिया है, सीधे सीधे 12 आ गया. देखो ओरली ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7.3468 इंटू 48.75, 2 डेसिमल पॉइंट्स में. आप दो तरीके से इसको कर सकते हो. जैसे मैंने इसमें जो है, सबसे पहले तो आप देखो कि ऑप्शंस बहुत पास पास के तो नहीं है ना. ऑप्शन अगर नजदीक नहीं है तो आप जो है राउंड ऑफ करके कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शंस बहुत नजदीक के क्लोज के होंगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा. यहाँ पर देखो, जैसे 7.3468 है, तो यहाँ पे मैंने इसको राउंड ऑफ ले सकते हो आप. 7.35 इंटू 48.75, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपकी वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट. मैंने क्या किया है, मैंने इसको राउंड ऑफ ले लिया है क्योंकि मुझे ऑप्शंस बहुत दूर दूर के दिख रहे थे. तो 7 इंटू 49 ले लिया मैंने, 343 आया. ठीक है, 343 इसके आसपास का है, तो ये हमारा आंसर हो गया. आप जो है इसको सॉल्व कर लेना. एग्जाम में मैं तो यही बोलूंगी कि आप जो है एक बार अगर टाइम रहेगा तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एंड फिर ही इसका आंसर टिक करना आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, what should come in place of question mark in the following series. तो यहाँ पर आप देख सकते हो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 2 80, 80 इंटू 2 160. तो आपका आंसर 160 हो जाएगा. नेक्स्ट बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 4.6 इंटू 3.8 डिवाइड बाय है ये. ठीक है, आप ध्यान रखना ये डिवाइड बाय 2.5 है. तो मैंने इसको भी राउंड ऑफ करके कोशिश की है करने की, क्योंकि ऑप्शंस मुझे बहुत दूर दूर दिख रहे थे. तो यहाँ पर आप देखो 4 3 12 डिवाइड बाय 2. ठीक है, मैंने 4.5 को 5 जो है ले लिया है राउंड ऑफ में, और 3.8 को मैंने 4 ले लिया है, और 2.5 को मैंने 3 ले लिया है. तो ये जो है लगभग जो है 6 में आ रहा है, तो बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है. तो मैंने 6.992 मार्क कर दिया है. आप कोशिश करना एग्जाम में इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके चेक कर लेना. आप एक काम और कर सकते हो, यहाँ पर जो ये फैक्टर्स दिए हुए हैं, आप जो है 10 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आप अपने फैक्टर्स को नॉर्मल नंबर्स में कन्वर्ट करके तब इसको सॉल्व कर सकते हो. जैसे मान लो ये 4.6 है इंटू 3.8 है डिवाइड बाय 2.5 है, तो जो है आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डेसिमल से रिमूव कर दो, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 इंटू 38 बाई 250. तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैंने C9 रूल यूज करके सॉल्व किया है. कोशिश की है कि मैंने C9 रूल से इसको सॉल्व कर दूं. नहीं तो आप मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं. अगर C9 रूल नहीं याद रहे तो आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना. जैसे 6 है, ठीक है,
इसमें करते क्या है, इसमें जो भी डिजिट दिए होते हैं उसको वन टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ऐड कर देते हैं नंबर्स को बीच के। जैसे 6 है तो वो सिंगल ही नंबर है, 6 + 6 12 आया, देन 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अगेन 6 + 6 + 6 18, 8 + 1 9, ठीक है, तो यहाँ 9 हो गया। हम जो है जनरली 9 को इग्नोर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखो 9 को अगर आप इग्नोर कर दोगे तो सीधे सीधे सारे नंबर कट जाएंगे, बट मैंने यहाँ पे इग्नोर नहीं किया है, मैंने जो है इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया है कि वैल्यू जो है आपकी 9 आई है। अगेन जो ये सारे ऑप्शंस हैं आप इनको भी ऐड करके देख लो, जिसकी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मैच कर जाए। जैसे ऊपर में तो 9 आ गया है, नीचे भी ऑप्शन 1 को जब मैंने प्लस किया था तो यहाँ पे भी 9 आ गया था। तो मुझे क्लियरली ये समझ में आ गया कि ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आप एग्जाम में अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, ये मेथड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप जो है 6 × 66 × 666 मल्टीप्लाई करके देख लो, आपका जो है आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन बाइज एन आर्टिकल ऑफ 20,000 एंड sells the same for 30,000 लेस 20% डिस्काउंट। एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत था क्योंकि इसके ऑप्शंस जो हैं गलत हैं। इसका आंसर होगा 20%, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर जो है एक पर्सन जो है 20,000 का आर्टिकल खरीदता है, उसको बेच देता है 30,000 में लेस 20%, तो 30,000 लेस 20% मतलब कि 24,000 में बेच रहा है, ठीक है। गेन कितने का होगा, 4,000 का होगा। 4,000 / 20,000 × 100 = 20%। गेन परसेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा ना, गेन बाय CP × 100। नेक्स्ट, the average age of 50 student of a class is 20 years. Average age remains unaltered if 10 students are admitted. The total age of 10 new student is, ठीक है। तो यहाँ पर जो है दो तरीका मैं आपको बताऊंगी, एक जो है इससे भी इजी तरीका बताऊंगी मैं आपको। यहाँ पर देखो 50 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एज 20 ईयर्स है, मीन्स 1000। अब जो है एज सेम है, एज ऑल्टर नहीं हो रही है, मीन्स 20 ईयर्स ही आपकी एवरेज एज है। और 10 स्टूडेंट्स आ गए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब 60 हो गए। 60 × 20 कितना हो गया, 1200। तो जो 10 नए स्टूडेंट्स आए हैं उनकी एज कितनी हो गई, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 200 ईयर्स। अब दूसरा तरीका क्या है, एवरेज एज तो ऑल्टर नहीं हो रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ऑल्टर हुए, 10। सीधे सीधे जो है उस 10 का आप मल्टीप्लाई कर दो 20 में, आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। 10 × 20 = 200 ईयर्स। आप दोनों में से किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। y इज ओल्डर देन x by 7 ईयर्स। इसका मतलब जो है y और x के एज का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि आपके ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में डिफरेंस, एज डिफरेंस 7 की दिखा रही है। 15 ईयर्स बैक x एज वॉज 3/4 ऑफ y एज, ठीक है। ऑप्शन में आप क्या करो, जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें 15 माइनस करके देखो, ठीक है, दोनों ही साइड में, मीन्स x की एज में भी और y की एज में भी, दोनों में ही 15 माइनस करके देखो, एंड फिर डिवाइड करके देख लो कि क्या वैल्यू 3/4 आ रही है। अगर वैल्यू 3/4 आ रही है तो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, वही जो है आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है एक ऑप्शन आपको चेक करके बता दिया है जो आंसर है, बाकी जो है आप सेम वे में चेक करके खुद सीख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने किया, इसमें 36 में 15 माइनस कर दिया, 21 आ गया। 43 में मैंने 15 माइनस किया, 28 आ गया, ठीक है। अब जो है ये 28 का 3/4 मीन्स y एज का 3/4, y की एज 28 है, तो 28 का 3/4 कितना होना चाहिए, x की एज होनी चाहिए, दैट इज 21 होनी चाहिए। तो ये जो है आपका ऑप्शन 1 में ही सेटिस्फाई करेगा, बाकी किसी ऑप्शन में ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आप एग्जाम में सारे ऑप्शंस ऐसे चेक कर सकते हैं, एंड अगर आपको इक्वेशन बना के सॉल्व करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 71 देखो, एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 sons and 5 years back his age was thrice the sum of their age. What is his present age? तो यहाँ पर जो है मैंने सही वाला ऑप्शन चेक करके आपको बताया है, बाकी जो है आप खुद से चेक कर सकते हैं ऑप्शंस। तो आप देखो यहाँ पर मैंने 50 ले लिया है, 50/2 किया 25, ठीक है। और 5 साल पहले दो बच्चों की एज है, 5 साल पहले मतलब 5 साल एक का, 5 साल दूसरे का, मतलब 10 साल मैंने माइनस किया बच्चे की एज में, सन्स की एज में 10 ईयर्स माइनस किया, कितना आया 15। एंड मैंने फादर की एज में कितना माइनस किया, सिर्फ 5 माइनस किया, कितना आया 50 - 5 45 आया,
ठीक है। तो 45 को जो है मैंने 3 से डिवाइड करके चेक किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है 5 साल पहले जो है 3 टाइम्स थी ना फादर की एज, तो मैंने 3 से डिवाइड करके चेक किया, 15 आ गया। मीन्स हमारा जो है ये 15 और ये 15 जो है सेटिस्फाई कर गया, इसलिए जो है हमारा 50 ईयर्स वाला करेक्ट ऑप्शन है। आप बाकी ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं इस तरीके से। 72 ये क्वेश्चन आपका इनकम्प्लीट है। 73 द लेंथ ऑफ अ रूम इज 5.5 मीटर एंड विड्थ इज इतना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग एट द रेट ऑफ 800 पर स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर जो है आपका किसका फॉर्मूला होता है, एरिया का होता है। तो यहाँ से आप पहचान लोगे कि आपको एरिया निकालना है। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, एंड 1 मीटर स्क्वायर का 800 रुपए है, तो एरिया जितना है उसमें 800 का मल्टीप्लाई कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मीन्स 5.5 इंटू 3.75 इंटू 800, ठीक है, सीधे कितना आ गया 16500। एग्जाम में आप क्या कर सकते हो, जैसे ये 0 0 है, ठीक है, तो 375 से अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.75 से अगर 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे 375 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, दैट इज 5.5 इंटू 375 इंटू 8। क्वेश्चन 74 इन हाउ मेनी ईयर्स द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी प्रिंसिपल at the rate of 5% will be 1/5 of the principal। ठीक है, प्रिंसिपल का 1/5। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का, PRT by 100। तो मैंने जो है प्रिंसिपल डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया है, SI by P इज इक्वल टू R इंटू टी, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए मैंने किया है क्योंकि बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/5 है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल कितना है 1/5 है। तो सिंपल इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल मैंने 1/5 रख दिया है, इक्वल्स रेट दिया हुआ है 5% मीन्स 5/100 इंटू टी। टी की वैल्यू जो है आप इससे इजीली सॉल्व कर सकते हो, टी की वैल्यू 100/25 होगी, दैट इज 4 ईयर्स। नेक्स्ट, in an examination 15% of the student failed while 340 students passed। ठीक है, 15% फेल हो रहे हैं और 340 पास हो गए। 15% फेल हुए मीन्स 85% जो है पास हो गए। ये 340 जो है आपकी 85% की वैल्यू दी हुई है, तो आप जो है 100% कन्वर्ट कर लो। अगर 85 जो है आपका 340 है तो 100 कितना होगा, 340/85 इंटू 100, तो 400 जो है टोटल स्ट्रेंथ थी। अगर पूछ लेता कि कितने फेल हुए हैं तो 400 में से 340 माइनस कर देता, वैल्यू 60 आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ 30% ऑफ अ नंबर इज 12.6 फाइंड द नंबर। ठीक है, 30/100 किसी भी नंबर का 30/100 इंटू ए मैंने मान लिया इक्वल टू 12.6, ए की वैल्यू आप फाइंड कर लो, आ जाएगी इजीली। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 12 मिनट्स टू 1 आवर। 12 मिनट मतलब कि अगर 12 मिनट को 1 आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 60 करेंगे, 12/60 इज टू 1। ठीक है, 12/60 को 1/5 रख सकते हैं, तो आपका रेशियो कितना आ गया 1/5। नेक्स्ट देखो, there are 8 mango trees in a straight line, the distance between each mango tree is with another is 3 मीटर। तो यहाँ पे ध्यान रखना 8 अगर पेड़ हैं तो आप ध्यान से सोचो, अगर 8 पेड़ हैं तो डिस्टेंस तो उनके बीच का साथ ही होगा ना, एक कम होगा। तो यहाँ पे मैंने सीधे सीधे जो है सॉरी यहाँ पे 30 लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 3 इंटू 7 3 मीटर की डिस्टेंस है, तो हम n-1 लेंगे। n-1 हम इसलिए लेंगे क्योंकि 8वें पेड़ के बाद की डिस्टेंस हमें नहीं देखनी है, हमें जो है टोटल 7 ट्रीज की ही काउंटिंग करनी है डिस्टेंस। मतलब 1 से 2 के बीच में एक हुआ, 2 से 3 के बीच में एक हुआ, तो यहाँ पर हमें 7 इंटू 3 करना है, हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। बहुत से बच्चे 3 इंटू 8 करके 24 मार्क करके आएंगे, लेकिन जो है आप थोड़ा सा सिंपल अपना जो है कॉमन सेंस लगाओ, तो अगर पहले और 8वें पेड़ के बीच की डिस्टेंस है, मतलब कि टोटल बीच में कितना 7 टाइम्स ही तो 3 मीटर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट देखो, अ फादर इज 30 years older than his son, he will be 3 times as old as his son after 5 years। ठीक है, अभी जो है फादर कितने हैं 30 साल बड़े हैं अपने बेटे से। अगर जो है 5 साल बाद क्या होगा, वो 3 गुना हो जाएंगे अपने बेटे की उम्र के। तो यहाँ पर मैंने जो है सही ऑप्शन सॉल्व कर दिया है, बाकी ऑप्शन आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 40 होगा आंसर, तो 40 + 5 45 हो गया। 45/3 कितना आया 15 आया। वैसे ही हमने चेक किया कि अगर जो ये 40 है, 40 में फादर जो है 30 years ओल्डर है, तो सन की एज कितनी हुई 10 हुई,
और इस 10 में अगर मैंने 5 ईयर्स और ऐड कर दिया कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार सॉल्व करा चुकी हूँ, इसलिए मैं जो है डायरेक्ट बस शॉर्टकट में बता रही हूँ, आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट आई थिंक जो है इजीली आप इसको समझ सकते हो, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, स्कूल के पास जो है एनफ फूड है 400 चिल्ड्रन के लिए 12 दिन के लिए, तो हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ 80 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम। तो 400, ठीक है, 400 इंटू 12 ये फूड अवेलेबल है। अब जो है इतना ही कितने में बटना है, 480 में बटना है, तो कितने दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा। ये जो है बिल्कुल वही तरीका है, जो आपका एक डेटा दी हुई है उसको हमने क्या क्या मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय सेकेंड डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एन अमाउंट विल बी डबल्ड इन 10 ईयर्स। अमाउंट जो है 10 गुना हो गई 10 साल में, ठीक है, सॉरी अमाउंट डबल हो गई 10 साल में, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट हम जोड़ दें तब हमें अमाउंट मिलता है। अमाउंट अगर 2 गुनी हो गई, इसका मतलब क्या है, इंटरेस्ट जो है जितना इंटरेस्ट है उतना ही प्रिंसिपल होगा, मतलब P इज इक्वल टू आई, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगा दो, SI इज इक्वल टू PRT बाय 100। तो यहाँ पर अगर प्रिंसिपल और SI दोनों 1 हो जाएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इक्वल टू R इंटू T बाय 100। तो R इससे कितना इजीली निकल जाएगा, डेट इज 10%। क्वेश्चन 82, पर्सन लॉस 10% व्हेन ही सोल्ड गुड्स एट 153, ठीक है। तो ये SP है और आपका लॉस परसेंट दिया हुआ है, इससे आप डायरेक्टली CP निकाल सकते हो। 150 बाय 90 इंटू 100 कर दिया है मैंने, 170 जो है आपका CP आ गया। अब बोल रहा है फॉर हाउ मच शुड ही सेल देम टू गेन 20%। तो इस CP में जो है आप क्या करो, 20% जोड़ दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आंसर होगा 204। नेक्स्ट देखो, रेशियो ऑफ डेली वेजेस ऑफ 2 वर्कर्स इज 4:3। वन गेट्स डेली 9 मोर देन द अदर, व्हाट आर देयर डेली वेजेस, ठीक है। सीधा सीधा आप देखो सारे ऑप्शंस में सिर्फ आपको एक लौता ऐसा ऑप्शन ये दिख रहा है जिसमें डिफरेंस जो है 9 का है, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें वेज डिफरेंस 9 का है, तो सीधे सीधे आप इसको मार्क कर सकते हो, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बार जो है आप क्वेश्चन में दिमाग लगाते रह जाते हो लेकिन ऑप्शन से ही आपको आंसर मिल जाता है। स्टिल जो है आप इसमें देख लो, ये जो है आपका रेशियो भी बोल रहा है 4:3, तो आप जो है ऑप्शन में चेक कर लो, ये जो 36 और 27 है इसका रेशियो 4:3 आ रहा है कि नहीं। सीधे सीधे 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इसमें, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 84, हॉकर ने परचेज किया 4 ऑरेंजेस पर रुपी एंड सेल किया 5 ऑरेंजेस पर रुपी, और उसका लॉस निकालना है हमें, लॉस परसेंट। तो मैंने बताया था आपको, एक क्वेश्चन और ऐसा कराया था, जब यहाँ पे SP और CP अलग अलग दिया है तो हम क्या करेंगे, CP को SP से, SP को CP से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है सेम उसमें मतलब कि परचेजिंग एंड सेलिंग बराबर हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, CP 4 ऑरेंजेस था, CP परचेज किया था 4 ऑरेंजेस, बेचा कितना 5 ऑरेंजेस, ठीक है। तो 4 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, रुपये में भी करेंगे, तो यहाँ पर जो है 20 ऑरेंजेस कितने में खरीदा है, 5 रुपए में। वही सेलिंग प्राइस आप देख लो, 5 ऑरेंजेस सेल कर रहे हैं, तो इसमें मैंने पूरे इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू 4 इक्वल्स 1/4 मीन्स 20 ऑरेंजेस जो है 4 रुपए में बिक रहे हैं। तो लॉस कितना हो रहा है, लॉस 1 रुपए का हो रहा है, 5 माइनस 4 दैट इज 1। तो लॉस बाय CP, CP कितना है 5 है, इंटू 100 इक्वल्स 20%। सीधा सीधा यहाँ पे आंसर आ रहा है। क्वेश्चन 85, शॉपकीपर ने परचेज किया 200 बल्ब 100 रुपए के, 5 बल्ब जो है फ्यूज निकल गए, उसने फेंक दिया। द रिमेनिंग वर सोल्ड एट 12 ईच, व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। तो CP आप निकाल लो, 200 बल्ब का 2000 रुपए आ जाएगा। SP कितने पे निकलेगा, 5 तो फेंका गया ना 195 पे, तो 195 इंटू 12 2340, प्रॉफिट कितना 340 अपॉन CP इंटू 100 मीन्स 340 बाई 2000 इंटू 100 इक्वल 17%। 86, A, B and C together can finish a piece of work in 4 days. A alone can do it in 12 days, B in 18 days और C कितने दिन में करेगा। तो आप जो है इस 4 की, 12 की और 18 का LCM ले लो, 36 आ गया।
ठीक है, इस 36 से सबको डिवाइड करो, 4 बाय 36 बाय 4 9, 12 36 बाय 12 3 एंड 36 बाय 18 2। ठीक है, तो जो आपका टोटल वर्क है, टोटल में से ए और बी का माइनस कर दो आप, कितना आया 4 आया। अब ये जो 36 टोटल वर्क था, ठीक है, 36 जो था इसको डिवाइड बाय 4 करो, जो अभी आंसर आया आपका। ठीक है, एलसीएम आपका 36 आया, ये कैलकुलेट करने के बाद आपका 4 आया, 36 बाय 4 9 डेज जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीके से और आप कर सकते हो, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, हम जो है क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। 4 डेज है तो 1 बाय 4 हो गया, माइनस ए जो है 12 डेज है तो 1 बाय 12 हो गया, बी जो है 18 डेज है 1 बाय 18 हो गया। ए और बी दोनों का जोड़ के एबीसी में से ए और बी दोनों माइनस कर दिया हमने। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे आपका 4 बाय 36 आएगा इक्वल्स 1 बाय 9। अगेन रेसिप्रोकल ले लो, 9 डेज जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, ये जो है एग्जाम में रॉन्ग दिया हुआ था। 88 देखते हैं, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन, 2 ट्रेन की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 7:8। अगर सेकेंड ट्रेन 440 किलोमीटर रन कर रही है 4 घंटे में, तो पहले ट्रेन की स्पीड निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला याद करना बताया था। स्पीड क्या होता है, किलोमीटर पर आवर मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे 440 बाय 4 कितना आ गया 110। तो जो सेकेंड ट्रेन है मीन्स 8, ठीक है, 7:8 में 8 वाला जो रेशियो है वो 110 उसकी स्पीड है। तो 7 का निकाल लो आप रेशियो। ठीक है, कैसे निकालोगे, 110 बाई 8 इंटू 7, तो 96.25 किलोमीटर पर आवर ये आपकी पहली ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। क्वेश्चन 89, अ मैन वॉक्स एट 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर्स एंड 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर्स। एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो पहले का डिस्टेंस कितना हो गया 6 इंटू 5 30, ठीक है, किलोमीटर इंटू टाइम, मतलब स्पीड इंटू टाइम, सॉरी स्पीड इंटू टाइम। ये आपका क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया पहले का मीन्स 5 इंटू 630, और दूसरे का जो है कितना हो गया 12 इंटू 448। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया 12 प्लस 6, या 6 प्लस 12 बोल लो आप, 6 प्लस 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आया 78 बाई 18। इसको जब आप सॉल्व करोगे फ्रैक्शन में तो आपको 41/3 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलो अ नंबर सीरीज एक टर्म मिसिंग है, करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे आप देखो, ये पैटर्न मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, क्रैक किया ये पैटर्न। ठीक है, 2 + 5 किया 7। ठीक है, अब ये एक पैटर्न में आपका ऐड हो रहा है, पहले 5 ऐड हुआ, फिर 7 ऐड हुआ, फिर 9 ऐड हुआ, फिर 11, फिर 13, इस तरीके से। ठीक है, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 9 23, देन 23 + 11 करना है आपको, तो 34, 34 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, मैंने जो है आपसे ये 90 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 2015 ईयर के पेपर के। एंड नेक्स्ट जो है मैं कुछ और प्रीवियस ईयर के पेपर्स कोशिश करूंगी अपलोड करने के लिए। अब समय जो है बहुत ही कम बचा है आपके एग्जाम के पहले, बट आई विल ट्राई टू अपलोड इट। आप जो है पढ़ते रहो, एंड अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।